प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व कथा साहित्य से मैक्सिम गोर्की की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है कोलुशा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। कब्रिस्तान का वह स्थान जहाँ भिखारी दफनाए जाते हैं, पत्तों से छितरे, बारिश से बहे और आंधियों से जर्जर हुए कब्रों के ढेरों के बीच दो मड़ियल से पेड़ों के जालीदार साये में जिंघम के फटे पुराने कपड़े पहने और सिर पर काली शॉल डाले एक औरत एक कब्र के पास बैठी थी। सफेद हो चले बालों की एक लट उसके मुरझाए हुए गाल के ऊपर झूल रही थी। उसके बारीक होठ कसकर भींचे थे और उनके छोर उसके मुंह पर उदास रेखाएं खींचते नीचे की तरफ झुके थे और उसकी आंखों की पलकों में भी एक ऐसा झुकाव मौजूद था जो ज्यादा रोने और काटे न कटने वाली लंबी रातों में जागने से उत्पन्न हो जाता है। वह बिना हिले डुले बैठी थी उस वक्त, जबकि मैं कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। नहीं उसने उस वक्त कुछ हरकत की जब मैं और अधिक समीप खिसक आया। उसने केवल अपनी बड़ी बड़ी चमक विहीन आंखों से मेरे नेत्रों को देखा और फिर उन्हें नीचे गिरा लिया। उत्सुकता, परेशानी अथवा अन्य कोई भाव जो कि मुझे निकट पहुंचता देख उसमें उत्पन्न हो सकता था, नाम मात्र के लिए भी उसने प्रकट नहीं किया। मैंने अभिवादन में एक आध शब्द कहा और पूछा कि यहाँ कौन सोया है। मेरा पुत्र, उसने भावशून्य उदासीनता से जवाब दिया। बड़ा था? हाँ, 12 साल का। कब मरा? 4 वर्ष पहले। उसने एक गहरी सांस खींची और बाहर छिटक आई लट को फिर शॉल के नीचे खोस लिया। दिन काफी गर्म था। सूरज बेरहमी के साथ मुर्दों के इस नगर पर आग बरसा रहा था। कब्रों पर उगी इक्की दुक्की घास तपिश और धूल से पीली पड़ चुकी थी और धूल धुसरित रूखे सूखे पेड़ जो सलीबों के बीच उदास भाव से खड़े थे, इस सीमा तक निश्चल थे मानो वे भी मुर्दा हो गए थे। वह किस प्रकार मरा? लड़के की कब्र की तरफ गर्दन हिलाते हुए मैंने पूछा। घोड़ों से कुचलकर, उसने संक्षेप में उत्तर दिया और अपना झुर्रियां परा हाथ फैलाकर लड़के की कब्र को सहलाने लगी। यह दुर्घटना हुई कैसे? मैं जानता था कि इस प्रकार खोजबीन करना शालीनता के खिलाफ है, मगर इस स्त्री की निसंगता ने गहरे कौतुक और चिढ़ का भाव मेरे दिल में जगा दिया था। कुछ ऐसी समझ में न आ सकने वाली सनक ने मुझे आ घेरा कि मैं उसकी आंखों में आंसू देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसकी उदासीनता में कुछ था जो अप्राकृतिक था और साथ ही उसमें बनावट का भी कोई निशान नहीं दिखाई देता था। मेरा उत्तर सुनकर उसने एक बार फिर अपनी आंखें उठाकर मेरी आंखों को देखा और जब वह सिर से पांव तक मुझे अपनी नज़रों से परख चुकी तो उसने एक हल्की सी सांस ली और गहरी उदासी में डूबी हुई आवाज में अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। घटना इस तरह घटी। उसका पिता गबन के अपराध में 1.5 साल के लिए जेल में बंद हो गया। इस समय में हमने अपनी सारी जमा पूंजी खो डाली। यूँ हमारी वह जमा पूंजी कुछ ज्यादा भी नहीं थी। अपने आदमी के जेल से छूटने से पहले ईंधन के स्थान मैं हार्स रेडिस के डंठल चलाती थी। जान पहचान के एक माली ने खराब हुए हार्स रेडिस का गाड़ी भर बोझ मेरे भवन में भिजवा दिया था। मैंने उसे सुखा लिया और सूखी गोबर लीद के साथ मिलाकर उसे जलाने लगी। उससे भयंकर धुआं निकलता और खाने का जायका खराब हो जाता। कोलुशा स्कूल जाता था। वह काफी तेज और किफायतसार लड़का था। जब वह स्कूल से घर लौटता तो सदैव एक आध कुंदा अथवा लकड़ियां जो रास्ते में मिली पड़ती उठा लाता। बसंत के दिन थे, तब बर्फ पिघल रही थी और कोलुशा के पास कपड़े के जूतों के सिवा पैरों में पहनने के लिए और कुछ नहीं था। जब वह उन्हें उतारता तो उसके पांव लाल रंग की तरह लाल निकलते
तभी उसके पिता को उन्होंने जेल से घोड़ा गाड़ी में बिठाकर उसे घर लाए। जेल में उसे लकवा मार गया था। वह वहां पड़ा मेरी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान तैर रही थी। मैं भी उसकी ओर देख रही थी और दिल ही में सोच रही थी, तुमने ही हमारा यह हाल किया है और तुम्हारा यह दोजख मैं अब कहाँ से भरूंगी। एक ही कार्य मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, वह यह कि तुम्हें उठाकर किसी खाई में पटक दूं। मगर कोलुषा ने जब उसे देखा तो चीख उठा। उसका चेहरा धुली हुई चादर की तरह सफ़ेद पड़ गया और उसके गालों पर से आंसू बहने लगे। यह इन्हें क्या हो गया है माँ? उसने कहा। यह अपने दिन पूरे कर चुका, मैंने कहा। और इसके बाद स्थिति बद से बदतर होती गई। काम करते करते मेरे हाथ टूट जाते, मगर पूरा सिर मारने पर भी 20 कोपैक से ज़्यादा न मिलते। सो भी तब जब भाग्य से दिन अच्छे होते। मौत से भी बुरी स्थिति थी। अक्सर मन में आता कि अपनी इस जिंदगी का अंत कर दूं। एक बार जब हालत एकदम असहनीय हो उठी तो मैंने कहा, मैं तो बाज आ गई इस मनहूस जीवन से। अच्छा हो अगर मैं मर जाऊं या फिर तुम दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए। यह कोलुषा और उसके पिता की ओर इशारा था। उसका पिता केवल गर्दन हिलाकर रह गया, मानो कह रहा हो, झिड़कती क्यों हो, जरा हौसला रखो, मेरे दिन वैसे ही नजदीक आने लगे हैं। लेकिन कोलुषा ने देर तक मेरी ओर देखा। इसके पश्चात यह मुड़ा और घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही अपने अल्फाजों पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होता था। तीर हाथ से निकल चुका था। 1 घंटा भी न व्यतीत होगा कि एक पुलिसमैन गाड़ी में बैठा हुआ वहां आया। क्या तुम ही सिसेनिया साहिबा हो? उसने कहा। मेरा दिल बैठने लगा। तुम्हें अस्पताल में बुलाया है, वह बोला। तुम्हारा लड़का सौदागर आनोखीन के घोड़ों से घायल हो गया है। गाड़ी में बैठ मैं सीधे अस्पताल के लिए चल दी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे गाड़ी की गद्दी पर किसी ने गर्म कोयले बिछा दिए हों, तथा मैं रह रह कर अपने को कोंच रही थी। अभागी स्त्री, तूने यह क्या किया? अंततः हम अस्पताल पहुंचे। कोलुषा पलंग पर पड़ा पट्टियों का बंडल मालूम होता था। वह मेरी तरफ मुस्कुराया और उसके गालों पर आंसू ढरक आए। फिर फुसफुसा कर बोला, मुझे क्षमा करना माँ, पैसा पुलिसमैन के पास है। पैसा? कैसा पैसा? यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूछा। वही जो लोगों ने मुझे सड़क पर दिया था, तथा आनोखीन ने भी, उसने बताया। किस लिए? मैंने पूछा। इसलिए, उसने कहा और एक हल्की सी कराहट उसके मुंह से निकल आई। उसकी आंखें फटकर खूब बड़ी हो गई थी, कटोरा जितनी बड़ी। कोलुषा, मैंने कहा, यह किस प्रकार हुआ? क्या तुम घोड़ों को आता हुआ नहीं देख सके? और तब वह बोला, बहुत ही स्वच्छ और सीधे सीधे। मैंने उन्हें देखा था माँ, मगर मैं जानबूझकर रास्ते में से नहीं हटा। मैंने सोचा कि यदि मैं कुचल गया तो लोग मुझे पैसा देंगे, और उन्होंने दिया। ठीक यही अल्फाज उसने कहे, और तब मेरी आंखें खुली और मैं समझी कि उसने, मेरे फरिश्ते ने, कुछ कर डाला है, लेकिन अवसर चूक गया था। अगली सुबह वह मर गया। उसका दिमाग अंत तक साफ था और वह लगातार कहता रहा, दद्दा के लिए यह खरीदना, वह खरीदना, और अपने लिए भी कुछ ले लेना, मानो दौलत का अंबार लगा हो। वस्तुतः वे कुल 47 रूबल थे। मैं सौदागर आनोखीन के निकट पहुंची, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 5 रूबल दिए, सो भी भुनभुनाते हुए। कहने लगा, लड़का खुद जानबूझकर घोड़ों के नीचे आ गया। पूरा बाजार इसका गवाह है। सो तुम क्यों रोज रोज आकर मेरी जान खाती हो? मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मैं फिर कभी उसके निकट नहीं गई। इस तरह वह घटना घटी। समझे युवक? उसने बोलना समाप्त कर दिया और पहले की तरह अब फिर सर्द और निसंग हो गई। कब्रिस्तान शांत और सुनसान था। सलीब
मड़ियल से पेड़, मिट्टी के ढूह और कब्र के समीप इस शोकपूर्ण मुद्रा में बैठी यह मनोविकार शून्य स्त्री, इन सब वस्तुओं ने मुझे मृत्यु और मानवीय दुख के विषय में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन आसमान में बादलों का एक धब्बा तक नहीं था और वह जमीन पर झुलसा देने वाली अग्नि बरसा रहा था। मैंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें इस औरत की ओर बढ़ा दिया, जो किस्मत की मारी अभी भी जी रही थी। दुख न करो युवक, आज के लिए मेरे पास काफ़ी है। आगे के लिए भी मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं एकदम अकेली हूँ, इस दुनिया में एकदम अकेली। उसने एक गहरी सांस खींची और अपने पतले होठ एक बार फिर उसी दुख से बलखाई रेखा में भींच लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।